नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। रूस और यूक्रेन में चल रहे खतरनाक जंग का आज छठा दिन है और इन 6 दिनों में यूक्रेन पर रूस ने रुक रुक कर कई मिसाइलें छोड़ दी हैं और वहीं इन हमलों से यूक्रेन लगभग तबाह हो चुका है। लेकिन फिर भी ना तो रूस और ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। हालांकि कल बेलारूस में दोनों देशों की बातचीत भी हुई है, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया और वहीं रूसी सेना फिलहाल यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस चुकी है। और इस बीच यूक्रेन में तबाही की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि यूक्रेन पूरी तरह से घिर चुका है और वहीं रूसी सशस्त्र बलों का एक बड़ा काफिला कीव के करीब भी जा रहा है। और रविवार को मैक्सार टेक्नोलॉजीज से आई सैटेलाइट तस्वीर में शुरू में कम से कम कई सौ वाहनों को समूह को देखा गया, जबकि सोमवार को यह कीव के भारी इलाके में एंटोनोव हवाई अड्डे के उत्तर में लगभग 30 मील और शहर की सीमा से करीब 30 मील दूर था। और वहीं तस्वीर में देखा जा सकता है कि गाड़ियों का एक काफिला कम से कम 17 मील तक फैला हुआ है और वाहनों की लाइन इतनी बड़ी है कि सैटेलाइट तस्वीरें इसे पूरी तरह से कैद नहीं कर पाई हैं। और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गाड़ियों का एक काफिला कम से कम 17 मील तक फैला है और वाहनों की लाइन इतनी बड़ी है कि सैटेलाइट तस्वीर इसे पूरी तरह से कैद नहीं कर पाई। वहीं आपने तस्वीरों में देखा कि कैसे रूसी सेनाओं ने यूक्रेन को पूरी तरह से घेर लिया। और वहीं आपको एक और खबर बता दें कि यूक्रेन की राजदूत ओक्साना मार्कोव ने चौंका देने वाला दावा किया। उन्होंने कहा है कि युद्ध के 5वें दिन रूस ने यूक्रेन के खिलाफ प्रतिबंधित थर्मोबैरिक हथियार का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि रूस ने सोमवार को वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया, जो कि जेनेवा कन्वेंशन के तहत प्रतिबंधित है। और वहीं थर्मोबैरिक हथियारों में पारंपरिक गोला बारूद का उपयोग नहीं होता है और ये एक उच्च दाब वाले विस्फोटक से भरे होते हैं और ये शक्तिशाली विस्फोट करने के लिए आसपास के वातावरण से ऑक्सीजन सोखते हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक थर्मोबैरिक बम की गिनती दुनिया के सबसे घातक परमाणु हथियारों में की जाती है और इसे रूस ने 2007 में विकसित किया था। और वहीं 7100 किलो वजन वाले इस बम का इस्तेमाल करने पर यह रास्ते में आने वाली बिल्डिंग और इंसानों को तबाह कर देता है और इस एरोसोल बम के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी के पीटर ली का कहना है कि रूस ने इस वैक्यूम बम का इस्तेमाल 2016 में सीरिया पर किया था और यह बेहद खतरनाक बम है और यह 44 टन यानी टीएनटी की ताकत वाला धमाका कर सकता है। और इस वैक्यूम बम की एक और खासियत है कि यह ऑक्सीजन को सोखकर बड़ा धमाका करता है और ऐसे धमाकों के कारण इसमें से अल्ट्रासोनिक शॉकवेव निकलती है और अधिक तबाही लाता है और इसलिए इसे दूसरे हथियार के मुकाबले ज्यादा पावरफुल माना जाता है। और वहीं रूस लगातार यूक्रेन पर नए नए तरीकों से हमला कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि रूस की ओर से यूक्रेन पर लगातार हमले जारी हैं और इस हमले की वजह से दुनिया भर के देशों में तनाव का माहौल बना हुआ है और वहीं यूक्रेन की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। लगातार हमले की वजह से काफी संख्या में सैनिकों के साथ आम लोग भी हताहत हुए और भारी संख्या में लोग पलायन भी कर रहे हैं। तो वहीं वैसे लोगों की संख्या भी काफी अधिक है जो काफी डरे और सहमे हुए और लगातार बमबारी की वजह से उन्हें अपने घरों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ना तो खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी बचा है और लोगों को खाने पीने के सामान की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और कुछ जगहों पर दुकानों के पास काफी भीड़ लगी है। और वहीं रूसी सैनिक लगातार राजधानी कीव, खार्किव समेत कई और शहरों को निशाना बना रहे और ऐसे में एक तो लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं कुछ दुकानों पर लंबी कतारें लगी और यूक्रेन की राजधानी कीव में लोगों के सामने खाने की समस्या पैदा हो गई है और लोगों के घरों में खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है
और वहीं कुछ दुकानों पर खाने पीने का सामान काफ़ी दिक्कत के साथ मिल पा रही है और खाने पीने के सामान के लिए लोग काफ़ी देर तक अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ लोगों को थोड़े सामान मिल जा रहे हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और वहीं खार्किव में भी सामान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी है और लोगों के बीच खाने के संकट का लेकर भय का माहौल बना हुआ है और कई लोग किसी भी तरह से खाने पीने का सामान जमा कर लेना चाहते हैं और रूस और यूक्रेन के बीच छठे दिन भी जंग जारी है और इस बीच यूएन एजेंसी के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रैंडी ने कहा है कि मानवीय राहत कार्रवाई के लिए सुरक्षा और सुलभता को सुनिश्चित किया जाना बेहद ही जरूरी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन की सहायता के लिए अपने संकल्प को दोहराया और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पिछले हफ्ते आपात राहत के लिए करीब $2 करोड़ की रकम जारी की थी। और वहीं युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे गए भारतीयों की वजह से पैदा हुए संकट पर देश में राजनीति भी शुरू हो गई है और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे भारत सरकार की राजनीतिक और कूटनीतिक चूक बताया और मुख्यमंत्री बघेल ने भारतीय नागरिकों और विद्यार्थियों को यूक्रेन से निकालने के लिए चलाए जा रहे बचाव अभियान को भी अपर्याप्त बताया और रायपुर हवाई अड्डे पर प्रेस से बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पहली बात ये कि ये सीधे सीधे इंटेलिजेंस फेलियर है और दूसरी बात ये कि आपने अभी अभी एयर इंडिया बेचा और यूक्रेन में एयर इंडिया की फ्लाइट जाती रही है और तनावपूर्ण स्थिति के दौरान उसने भारत आने का किराया 24,000 से बढ़ाकर 60,000 से 78,000 तक पहुंचा दिया था और उसमें भी वोटिंग चल रहा था। अगर उस समय भी इस रेट को कंट्रोल करते तो बच्चे आ गए होते और वहाँ मध्यम वर्ग के लोग ही गए हैं और यहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना बहुत महंगा है और वहाँ सस्ता पड़ता है, इसलिए वहाँ गए। अब टिकट सस्ता होता और टिकट की सामान्य कीमत बनी रहती तो अधिकांश बच्चे वापस आ जाते और ऐसा हुआ नहीं और बच्चों के निकालने में देरी की वजह से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ शब्दों में कहा कि ये राजनीतिक और कूटनीतिक चूक है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि अभी भारत सरकार वहां एक ही फ्लाइट भेज रही और उसमें एक बार में 240 बच्चे ही आ सकते हैं और अगर फ्लाइट के फेरे बढ़ा देते तो बच्चे भी तेजी के वापस आ पाते। और उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार से हमने भी अपील की है और इस अपील पर कितना अमल होता है ये देखने की बात है। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच फंसे भारतीय स्टूडेंट्स के लिए यूक्रेन के बंकर भी सुरक्षित नहीं है और इससे स्टूडेंट्स में दहशत का माहौल बना हुआ है और वहीं खार्किव में रह रही कुछ छात्र रात में बंकर में थी, तभी एक यूक्रेनी ने वहां नशे में धुत होकर हंगामा कर दिया और डर के मारे छात्राएं वापस हॉस्टल में आ गई और इनमें भोपाल की भी एक छात्रा शामिल है और छात्रा ने बताया कि धमाकों से डर लग रहा है और सरकार जल्द उन्हें वापस वतन ले जाए। और खार्किव में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही भोपाल की छात्रा शिवानी ने बताया कि वो और उसके साथी बंकर में रात गुजार रही थी, तभी वहां शराबी पहुंच गया और हंगामा करने लगा। इसके बाद सभी वापस हॉस्टल में आ गए और यहाँ भी डर लग रहा है क्योंकि रूसी सेना हमले करी और शिवानी ने बताया कि हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं और खाने की चीज़ों की भी शॉर्टेज होने लगी है और यूक्रेन से वापसी करने के लिए भारतीय छात्र स्लोवाकिया रिपब्लिक पहुंचे और यहाँ उन्हें टेंट में ठहराया गया और यूक्रेन की राजधानी कीव में फंसे इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स का रेस्क्यू जल्द शुरू है और वहाँ यहाँ फंसे स्टूडेंट्स को स्पेशल ट्रेन से रोमानिया और हंगरी ले जाया जाएगा और जहाँ से एयर इंडिया की फ़्लाइट से अगले कुछ दिनों में इन स्टूडेंट्स को भारत लाया जाएगा और इसके लिए ग्रुप बनाकर बंकर और फ्लैट में रह रहे इंडियन छात्रों को मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शिफ्ट किया गया और इसकी पुष्टि कीव में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही भोपाल की एक स्टूडेंट ने की है और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मेडिकल स्टूडेंट पर मीडिया से बात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और वहीं रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाना अब महंगा हो सकता है क्योंकि एलपीजी गैस महंगा हो गया
और सरकारी तेल कंपनियों ने 1 मार्च से 19 किलो वाणिज्य रसोई गैस यानी कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। और वहीं आपको बता दें कि रिफिलिंग के दाम अब 105 रुपये तक बढ़ा दिए गए और दिल्ली में कमर्शियल रसोई गैस 105 रुपये महंगा और वहीं कोलकाता में 108 रुपये महंगा हो गया। और इतना ही नहीं, 5 किलो वाले कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में भी 27 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई और नई दरें आज से ही लागू हो जाएंगी। और वहीं बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमत 2012 रुपये हो गई है और साथ ही 5 किलो के सिलेंडर छोटू में भी 27 रुपये की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में इसकी कीमत अब 569 रुपये हो गई। और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती है और 1 फरवरी को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 91 रुपये 50 पैसे की कटौती की गई थी। लेकिन हाल के दिनों में कच्चे तेल के दामों में जबरदस्त इजाफे के चलते दिल्ली में इसकी कीमत अब 1907 रुपये से बढ़ाकर 2012 रुपये हो गई और कोलकाता में इसकी कीमत 1987 रुपये के बजाय अब 2095 रुपये हो गई है। और वहीं मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमत अब 1857 से बढ़कर 1976 रुपये हो गई है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से सोमवार को हार्डकोर नक्सली मिथिलेश राम को गिरफ्तार किया गया और वह हथौड़ी थाना के ढेजेवर का रहने वाला बताया गया और उसे साहेबगंज बाजार से दबोचा गया और वह भाकपा उत्तर बिहार सब जोनल कमेटी का कमांडर भी है और उसकी गिरफ्तारी बिहार एसटीएफ और जिला पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन में हुआ है और उसके खिलाफ साहेबगंज थाना में नक्सली एक्ट के केस पूर्व से दर्ज है और वह पहले भी जेल जा चुका है। और इसकी पुष्टि सरैया एसडीपीओ राजेश शर्मा ने की है और एसडीपीओ ने बताया कि साहिबगंज थाने में 10 अक्टूबर 2017 को मिथिलेश के खिलाफ तत्कालीन थानेदार नवीन कुमार के बयान पर एफआईआर दर्ज किया गया था। और वहीं एसडीपीओ ने बताया कि 10 अक्टूबर 2017 को साहेबगंज के जगदीशपुर नहर के समीप नक्सलियों ने एक बैठक की थी और गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने वहां पर छापेमारी की और कई नक्सली को मौके से गिरफ्तार भी किया गया था और वहां से भारी मात्रा में पर्चा, डेटोनेटर और हथियार भी बरामद हुआ था। और पूछताछ में नक्सलियों ने पुलिस को बताया कि जेल में बंद कमांडर मिथिलेश राम जेल से ही संगठन को मजबूत करने को लेकर बैठक बुलाई थी और इस वजह से इस मामले में उसे भी आरोपित किया गया और 2021 में वो जमानत पर बाहर आ गया और इसके बाद से वो चोरी छिपे संगठन को मजबूत करने को लेकर काम कर रहा था। और मिथिलेश के इन दिनों सक्रियता क्षेत्र में काफ़ी बढ़ गई थी और इसकी सूचना मिलने और एसटीएफ और जिला पुलिस अलर्ट हो गई और इसी दौरान उसके साहिबगंज में होने की जानकारी मिलने पर छापेमारी कर उसे दबोच लिया गया। और वहीं एसडीपीओ ने बताया कि मिथिलेश के खिलाफ हथौड़ी, बोछा और साहिबगंज में कई केस दर्ज हैं और वो वर्तमान भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम सूरत राय के पेट्रोल पंप लूटकांड का भी आरोपी बताया गया। और वहीं बिहार में होली से पहले शराब पीने वालों को मद निषेध विभाग ने राहत दी और सरकार ने फैसला लिया है कि अब राज्य में वैसे शराबियों को जेल जाने से छूट दी जाएगी जो अपने इलाके के शराब माफियाओं की सही जानकारी मद निषेध विभाग को देंगे। और बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू है और पहली बार इसमें राहत मिलने की खबर सामने आई और मद निषेध विभाग ने उन शराबियों को राहत देने की बात कही है जो शराब माफिया की सही जानकारी देंगे। और उत्पाद विभाग के आयुक्त कृष्ण कुमार के मुताबिक शराब तस्करों को पकड़ने के लिए विभाग अब नई नीति पर काम करने जा रहा है और इसके तहत शराब पीने वाला व्यक्ति अगर शराब तस्कर की सही जानकारी देता है तो उसे छूट दी जाएगी और उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। हालांकि इसमें यह देखना होगा कि पकड़े गए शराबी की तरफ से विभाग को दी गई जानकारी सही है या नहीं। और सरकार का यह फैसला शराबबंदी पर दो तरह से असर करेगा। पहला, इससे जहां शराब माफिया और शराब के अड्डों की जानकारी खुद पीने वाले विभाग को देंगे और वहीं दूसरी तरफ जेल में शराबियों की बढ़ती संख्या भी कम होगी। और खुद मद निषेध विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस समय बिहार में 4 लाख लोग शराब पीने के आरोप में जेल में बंद हैं और यह फैसला बिहार के उत्पाद विभाग ने दिया है। और वहीं बिहार में शराबबंदी को लेकर उत्पाद विभाग और मद निषेध विभाग ने समीक्षा भी की थी और इसके बाद विभाग ने यह फैसला लिया है
और मद निषेध विभाग की तरफ से एक खबर तब सामने आई जब 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार से सवाल पूछा था और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के शराबबंदी कानून के कारण अदालतों में बढ़ते मुकदमों की संख्या पर सवाल उठाया था और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा था कि कानून लागू करने से पहले क्या सरकार ने अदालती ढांचा तैयार किया था। और वहीं माना ये जा रहा था कि बिहार सरकार ने जो राहत दी है वो इसी सवाल का असर है।